नमस्कार स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कमललाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग विपणन के सिद्धांत के अंतर्गत आज जो हमारा व्याख्यान है या आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है उत्पाद नियोजन तथा विकास, यानी कि प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो आज ये जो वीडियो है, आज का जो वीडियो है उसके अंतर्गत हम आज प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी परिभाषाएं, विशेषताएं एंड महत्व पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उत्पाद नियोजन क्या होता है, अगर हम सामान्य शब्दों में या रूटीन वे में अपन बात करें तो उत्पाद नियोजन से तात्पर्य उन प्रयासों से है जिनके द्वारा बाजार या उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं के अनुरूप उत्पाद या उत्पाद श्रृंखला को निर्धारित किया जाता है। यानी कि जो उपभोक्ता हैं, जो अंतिम, जिसे बाजार का राजा या बॉस कहा जाता है, उसकी आवश्यकताएं और इच्छाएं क्या हैं, उसके अनुसार उत्पाद या उत्पाद श्रृंखला का निर्धारण करना ही उत्पाद नियोजन कहलाता है। स्टूडेंट्स, उपभोक्ता जो है वो आधुनिक विपणन अवधारणा का केंद्र बिंदु है। यानी कि जो आज का जो सिनेरियो है मार्केट का, उसके अंतर्गत उपभोक्ता ही सर्वे सर्वा माना गया है। उपभोक्ता की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि के लिए सभी आधुनिक संस्थाएं कटिबद्ध रहती हैं। उत्पाद नियोजन एवं विकास उसकी संतुष्टि की दिशा में प्रबंधकों का प्रथम अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होता है। इतना ही नहीं, वह रात दिन या हमेशा इसी बारे में बात करते हैं, सोचते हैं कि उनका जो उत्पाद है ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को पसंद आए, उसके बारे में वो आगे हम जैसे उत्पाद नियोजन की जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले जो लेखक हैं स्टेंटन, उन्होंने उत्पाद नियोजन के बारे में जो परिभाषा दी है उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि उत्पाद नियोजन में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो उत्पादकों तथा मध्यस्थों को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाती है कि संस्था यानी कि जो कंपनी है कि उत्पाद श्रृंखला में कौन कौन से उत्पाद होने चाहिए। यानी कि किसी भी फर्म या कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से उत्पाद होने चाहिए कि उनके जो ग्राहक हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति वो आसानी से कर सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। दूसरे जो लेखक हैं मैसन तथा रथ के अनुसार उन्होंने भी काफ़ी सारगर्भित परिभाषा दी है कि एक उत्पाद की उत्पत्ति के समय से लेकर संस्था की उत्पाद श्रृंखला से परित्याग तक की जानकारी की सभी अवस्था के नियोजन, निर्देशन तथा नियंत्रण को ही उत्पाद नियोजन के रूप में जाना जाता है। यानी कि उन्होंने भी एक अच्छी परिभाषा दी है कि किसी भी जो उत्पाद है उसका जीवन, उत्पाद का जो जीवन है उसकी सभी अवस्थाएं जिसमें नियोजन, निर्देशन और नियंत्रण शामिल किया जाता है, उत्पाद नियोजन के रूप में जाना जाता है। अब अगर इसकी जो नेक्स्ट जो परिभाषा है या हम निष्कर्ष रूप में अगर हम बात करें तो आपको ये समझ में आएगा कि जो उत्पाद नियोजन एक व्यवस्थित एवं नियोजित कार्य होता है जिसके द्वारा एक निर्माता अपने उत्पादों या उत्पाद श्रृंखला को निर्धारित करता है। उत्पाद नियोजन ही वह कार्य है जिसके द्वारा एक निर्माता अपने उत्पादों को बाजार के निरंतर परिवर्तनशील मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप बनाने के लिए अपने विद्यमान उत्पादों में सुधार करता है, नए उत्पादों का निर्माण करता है तथा सीमांत एवं अलाभकारी उत्पादों का परित्याग करता है। यानी कि जिन उत्पादों का उनको लाभ नहीं होता या उनसे कुछ उनको प्राप्त नहीं हो रहा या उनके ग्राहक भी संतुष्ट नहीं है तो उनका वो परित्याग करता है, यानी कि उनको उत्पादन भविष्य के लिए बनाना बंद कर देता है। उत्पाद नियोजन वह व्यवस्थित प्रक्रिया भी है जिसके द्वारा उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए नए उत्पादों को खोजा
एवं जांचा परखा जाता है तथा उनका व्यावसायीकरण कर उन्हें संस्था की उत्पाद श्रृंखला में सम्मिलित किया जाता है और विद्यमान उत्पाद श्रृंखला में से अलाभकारी उत्पादों को हटाया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि संपूर्ण प्रक्रिया में उत्पादों की किस्म, रंग, रूप, आकार, ब्रांड, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग आदि को निर्धारित, परिवर्तित या संशोधित भी करना सम्मिलित है। यानी कि मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट है या किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको संपूर्ण रूप से हटाने से बेहतर ये भी हो सकता है कि हम उसके किस्म में, रंग में, रूप में, आकार में, उसके ब्रांड में, ट्रेडमार्क में या पैकेजिंग में भी कुछ परिवर्तन या कुछ संशोधन करके भी मार्केट में वापस ग्राहकों तक उसको लाया जा सके ताकि ग्राहक उसको नए सिरे से उसको पसंद करें और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वो फिट बैठ सके। अब हम उसकी जो उत्पाद नियोजन की जो प्रकृति यानी कि जो विशेषताएं हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है उत्पादों का नियोजन। उत्पादों का नियोजन या उत्पाद नियोजन संस्था के द्वारा भविष्य में निर्मित या उपलब्ध किए जाने वाले उत्पादों का नियोजन है। यानी कि भविष्य में वो कौन से उत्पादों को की प्लानिंग कर रहा है या वो कौन कौन से प्रोडक्ट लाना चाहता है इसका भी वो नियोजन कर सकता है। दूसरा है मूर्त एवं अमूर्त उत्पादों का नियोजन, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, यानी कि जिसे आप मूर्त देख सकते हैं या छू सकते हैं, अमूर्त जिसे आप छू एवं देख नहीं सकते। उत्पाद नियोजन संस्था के मूर्त एवं अमूर्त उत्पादों का नियोजन है। इसमें मूर्त उत्पादों अर्थात जिन उत्पादों को देखा, छुआ या सूंघा जा सकता हो उनके नियोजन के साथ साथ उन उत्पादों का भी नियोजन है जिन्हें देखा, छुआ या सूंघा नहीं जा सकता, यानी कि उन्हें हम अमूर्त कहते हैं। इन दोनों ही उत्पादों के नियोजन में भी इसकी आवश्यकता होती है। थर्ड जो पॉइंट है वह है प्रारंभिक कार्य। उत्पाद नियोजन विपणन कार्यों में प्रारंभिक कार्य है, यानी कि जो प्लानिंग का जो वर्क है वो कोई भी कार्य हम करते हैं उसका जो फर्स्ट जो वर्क है वो नियोजन यानी कि प्लानिंग ही होता है। यहीं से विपणन कार्यों की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। स्टेंटन जो एक विद्वान है उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है कि उत्पाद नियोजन किसी संस्था के संपूर्ण विपणन कार्यक्रम का आरंभिक यानी कि प्रारंभ का जो बिंदु है वो होता है। फोर्थ जो पॉइंट है वो अविच्छिन्न प्रक्रिया, यानी कि इससे हम कंटिन्यूस इसका जो प्रोसेस है वो भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें कभी नए उत्पादों का नियोजन होता है या जो कभी विद्यमान जो प्रोडक्ट है उसमें सुधार की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। फिफ्थ जो पॉइंट है वह सर्वव्यापी प्रक्रिया यानी कि यूनिवर्सल प्रोसेस। उत्पाद नियोजन सर्वव्यापी प्रक्रिया होती है। यह निर्माता, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, सुपर बाज़ार या जो श्रृंखलाबद्ध दुकानें होती हैं जिनमें रिटेलिंग की जो इनकी चेन सिस्टम जो होता है उन सभी में की जाती है। अंतर केवल इतना है कि निर्माता माल के निर्माण से पूर्व उत्पाद नियोजन करता है जबकि मध्यस्थ माल क्रय करने से पूर्व उत्पाद नियोजन करते हैं। सिक्स्थ जो पॉइंट है वह है आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति। उत्पाद नियोजन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य बाजार एवं उपभोक्ताओं को उनके इच्छित एवं अपेक्षित उत्पाद उपलब्ध कराना है। यानी कि जब एक उपभोक्ता को उनके अपेक्षित या उनकी जो आवश्यकताओं को पूरा करने वाला उत्पाद उपलब्ध होता है तभी एक जो संस्था है या एक फर्म या कंपनी है उसके लाभों की भी प्राप्ति होती है। सातवां जो पॉइंट है वह है उपभोक्ता संतुष्टि एवं कल्याण। उत्पाद नियोजन का अंतिम लक्ष्य उपभोक्ताओं की संतुष्टि एवं कल्याण में अभिवृद्धि करना है, यानी कि उनका जो संतुष्टि का जो लेवल है उसको उच्चतम स्तर तक पहुंचाना होता है। आठवां पॉइंट है व्यापक क्षेत्र यानी कि वाइड एरिया। उत्पाद नियोजन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें नवीन उत्पादों की खोज, जांच परख तथा उनका व्यवसायीकरण करने और विद्यमान उत्पादों में सुधार करने जैसे अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं। उसमें उत्पाद नवाचार यानी कि जो प्रोडक्ट इनोवेशन है वो भी सम्मिलित होता है। इसके क्षेत्र को हम बहुत से रूप में भी आधारित से हम उसको अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अनुसंधान पर आधारित,
यानी कि उत्पाद जो प्लानिंग है, प्रोडक्ट की जो प्लानिंग होती है वो रिसर्च बेस्ड होती है। उसे हम ये नहीं कह सकते कि ये बस हवा में अपने कुछ किया और वो हो गया। ये सारी जो बातें हैं वो शोध पर आधारित होती हैं कि ग्राहकों को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि का स्तर कौन सा है। इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है, उन पर शोध किया जाता है। उत्पाद नियोजन पूर्णतः शोध पर आधारित होता है। यह बाजार अनुसंधान, उपभोक्ता व्यवहार एवं अभिप्रेरण अनुसंधान तथा उत्पाद अनुसंधानों के परिणामों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। इन शोधों से उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं, पसंद नापसंद, वरीयता, वस्तु की किस्म, रंग, रूप, आकार, डिज़ाइन, ब्रांड आदि के प्रति विचारों का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अंशतः तकनीकी कार्य। उत्पाद नियोजन मूलतः व्यवहारिक विज्ञान यानी कि बिहेवियरल साइंस से संबंधित शोध पर आधारित कार्य होता है। उत्पाद नियोजन है तो मानवीय इच्छाओं, आवश्यकताओं, भावनाओं आदि का अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर ही उत्पाद की विशिष्ट लक्षणों को निर्धारित किया जाता है। तत्पश्चात इन विशिष्ट लक्षणों के आधार पर उत्पादों के तकनीकी कार्य प्रारंभ होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट प्लानिंग है उसमें अंशतः तकनीकी कार्य भी सम्मिलित होते हैं। आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो है उत्पाद नियोजन के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। यानी कि जो प्रोडक्ट की जो प्लानिंग है उनके उद्देश्य क्या होते हैं, उनकी आवश्यकता किन के लिए होती है और उनका महत्व क्या होता है। इसमें हम सबसे पहला डिस्कस जो पॉइंट है वो है विपणन कार्यक्रम का आधार, यानी कि बेसिस ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम। उत्पाद नियोजन विपणन कार्यक्रम का आधारभूत एवं प्रारंभिक कार्य होता है। उत्पाद नियोजन संस्था के संपूर्ण विपणन कार्यक्रम का प्रारंभिक बिंदु है। ऐसा स्टैंटन जो लेखक है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये बात कही है। यहीं से संस्था के विपणन कार्यक्रम की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस कार्य के बाद ही अन्य विपणन कार्यों जैसे कि मूल्य निर्धारण, वितरण, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का आगाज़ होता है। यानी कि विपणन कार्यक्रम का आधार ही हम कह सकते हैं कि उत्पाद नियोजन ही होता है। अगला पॉइंट है उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि हेल्प्स टू मीट कंज्यूमर नीड्स। कि जो उपभोक्ता हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अगर होती है तो ये एक बहुत बड़ी अवस्था या हम इसको बात कह सकते हैं कि उत्पाद नियोजन का कार्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं, पसंद नापसंद, वरीयता आदि को जानने से ही प्रारंभ होता है। अतः इस कार्य के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को भली प्रकार पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सुविधाजनक उत्पाद, यानी कि कन्वीनियंट प्रोडक्ट। उत्पाद नियोजन से उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाजनक उत्पाद उपलब्ध हो सकते हैं। उत्पाद नियोजन के द्वारा उत्पाद का आकार, रंग, रूप, डिज़ाइन आदि उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो उपभोक्ताओं के लिए कन्वीनियंट प्रोडक्ट बनाने में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। अगला पॉइंट है दोष रहित उत्पाद। उत्पाद नियोजन का एक लाभ यह भी है कि उपभोक्ताओं को दोष रहित उत्पाद उपलब्ध होने लगते हैं। आजकल उत्पाद का रंग, रूप, आकार, किस्म आदि का निर्धारण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसमें कोई दोष ना हो, यानी कि कंज्यूमर तक कम से कम दोष वाले माल ही या जो प्रोडक्ट हैं वो पहुँचे। स्टूडेंट्स आपने देखा हो कि बहुत सी बार कोई कंपनी जैसे कार बनाती है, अगर उसमें कुछ त्रुटि रह जाती है तो वो उन सभी कारों को या उन प्रोडक्ट्स को वापस मार्केट से अपने पास मंगवाते हैं, उन त्रुटियों को ठीक करते हैं और वापस कस्टमर तक पहुंचाते हैं। अगला पॉइंट है संसाधनों का सदुपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उत्पाद नियोजन संस्था के संसाधनों के सदुपयोग में सहायक है। उत्पाद नियोजन के अंतर्गत उचित उत्पादों को खोजा जाता है, उनका विपणन परीक्षण किया जाता है, विद्यमान उत्पादों में आवश्यक सुधार एवं परिवर्तन किया जाता है और अलाभकारी उत्पादों को संस्था की उत्पाद श्रृंखला से हटा दिया जाता है। जैसे ये कार्य जब पूरा होता है तो जो संस्था के जो संसाधन हैं उनका सदुपयोग बढ़ जाता है।
यानी कि जिन उत्पादों से संस्था को लाभ नहीं है उनको या उन उत्पादों को या उन उत्पाद की श्रृंखला को उन संस्था से हटा दिया जाता है। अगला पॉइंट है लागतों में कमी। अच्छे उत्पाद नियोजन से संस्था के संसाधनों का अपव्यय नहीं होता, यानी कि फिजूल खर्ची नहीं होती। इसके अतिरिक्त अच्छे उत्पाद नियोजन से निर्मित उत्पादों को बेचना भी आसान होता है। अधिक संवर्धनात्मक या वितरण व्यय नहीं करनी पड़ती, फलतः संस्था की लागतों में भी कमी आती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है अधिक विक्रय एवं लाभ। अच्छे उत्पाद नियोजन से संस्था के उत्पादों का विक्रय बढ़ता है। ऐसा अच्छे उत्पादों तथा कम लागतों के कारण होता है। इसके परिणाम स्वरूप संस्था के लाभों में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि। अच्छा उत्पाद नियोजन संस्था के उत्पादों को अच्छा एवं मितव्ययी बनाता है, जिससे कि जो प्रतिस्पर्धा की क्षमता है किसी संस्था की उसमें अभिवृद्धि होती है और वो लंबे समय तक मार्केट में खड़े रह पाते हैं। अगला है संस्था का दीर्घकालीन अस्तित्व। दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। व्यक्ति एवं उत्पाद जो जन्म लेते हैं वो सभी मरते हैं, किंतु नियमित जीवनचर्या वाले व्यक्ति की तरह भली प्रकार से नियोजित उत्पाद भी दीर्घायु होते हैं। वे अपने यौवन के शिखर पर अधिक लंबे समय तक टिकते हैं और संस्था के अस्तित्व को भी दीर्घायु बनाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट प्लान्ड होते हैं या अच्छी तरह से उनकी प्लानिंग की जाती है तो उनका अस्तित्व भी दीर्घकालीन होता है और उससे संस्था का जो अस्तित्व है वो भी दीर्घकालीन होता है। अगला है जोखिम में कमी। नए उत्पादों के कारण व्यावसायिक संस्थाओं को भारी जोखिमों का सामना करना पड़ता है। समुचित उत्पाद नियोजन के कारण ही कई नए उत्पाद बाजार में असफल हो जाते हैं। एक जो विद्वान है कॉटलर ने भी एक अपने जो उन्होंने एक अध्ययन या जो स्टडी की थी उसमें भी उन्होंने पाया था कि पैकेजिंग युक्त उपभोक्ता माल श्रेणी में नवीन उत्पादों की असफलता की दर 80% तक रहती है। एक अन्य शोध से पता चला कि औद्योगिक उत्पादों में 33% उत्पाद बाजार में प्रस्तुत करने के समय ही असफल हो जाते हैं। यानी कि जैसे हम उनकी जो प्लानिंग है प्रोडक्ट की वो अगर बहुत अच्छे तरीके से हो तो जो फर्म है उसको मार्केट में उसको जब वो उतारता है तो उसकी जोखिम का भी जो निर्धारण है वो उसी समय हो जाता है। अगला है विकास में सहायक। आधुनिक युग में विकास नवकरण पर निर्भर करता है, यानी कि कितने लोग इनोवेशन का कार्य करते हैं। अगर आप पुराने ढर्रे पे चलेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिक पाएंगे, इसलिए बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट की प्लानिंग करनी चाहिए। अगला सामाजिक दायित्वों का निर्वाह। आधुनिक युग में प्रत्येक संस्था का सामाजिक दायित्व होता है। अच्छे उत्पाद नियोजन से वह उपभोक्ताओं, स्थानीय समुदाय एवं देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकती है। अच्छे उत्पादों से उपभोक्ताओं एवं स्थानीय समुदाय के प्रति दायित्वों की पूर्ति भी हो जाती है। इनसे उपभोक्ता एवं समाज का जीवन स्तर एवं जीवन की किस्म में भी सुधार होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अच्छा प्रोडक्ट होता है या उसकी जो प्लानिंग होती है वो अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह भी अच्छे ढंग से कर सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह कानूनी दायित्वों का निर्वाह है। स्टूडेंट्स, आजकल उचित उत्पाद उपलब्ध कराना एवं उसकी निष्पादन क्षमता को सुनिश्चित करना व्यवसायियों का वैधानिक दायित्व भी हो गया है। हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी बना हुआ है। यह उपभोक्ताओं को अनेक प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। यदि कोई उत्पाद उचित किस्म, प्रमाण एवं निष्पादन क्षमता का नहीं होता तो वह उत्पादक अथवा व्यावसायिक को उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी मान सकता है और कोर्ट या जो इनके लिए जो विशेष न्यायालय बने हैं उनका संरक्षण भी प्राप्त कर सकता है। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा बनता है, उसकी प्लानिंग अच्छी होती है, उससे ग्राहकों को कम से कम नुकसान हो यानी कि फ़ायदा ज़्यादा हो, उसकी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति हो, तो उसमें कानून के जो बहुत सी बार जो अड़चनें जो खड़ी हो जाती हैं उनसे भी उनको छुटकारा मिलता है और जो उसके कानूनी दायित्व हैं उनका वो निर्वाह आसानी से कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। धन्यवाद।